हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट के हिस्ट्री के सेकंड पेपर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एस्टेट है, इसका जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, इसमें टोटल जो टॉपिक दिए हुए हैं वो 15 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से जो 11 टॉपिक हैं वो तो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है और ये जो 4 टॉपिक हैं ये संबंधित हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। आज हम जिन टॉपिक पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं वो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल। इन दो टॉपिक के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिनकी संभावना है एग्जाम में आने की, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, भारत में जो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि हड़प्पा वासी चांदी से परिचित थे और ये चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से मंगाते थे। जावर और अजमेर की खानों से चांदी मंगाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो देखिए, हड़प्पा वासी जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो मिट्टी के साथ साथ उनमें रेत भी मिला लेते थे। तो जब इनको पकाया जाता था तो इसका जो कलर है वो हल्का गेरुआ हो जाता था, हल्का गेरुआ कलर हो जाता था। और इन मिट्टी के बर्तनों पर ऊपर की तरफ तो ये लाल रंग से पेंट करते थे और नीचे की तरफ काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। तो इस प्रकार से जो सामान्यतः इन बर्तनों का जो कलर होता था वह लाल होता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो देखिए, वह पशु है गाय, कि गाय का किसी भी मोहर और टेराकोटा निरूपण नहीं हुआ है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण के बहुत सारे चित्र मिलते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। यहाँ पर गाय को जो महत्व मिला था वो वैदिक काल में मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से, और कालीबंगा है ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, अर्थात सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो सैंधव सभ्यता में जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ था और यहाँ पर हमें एक महान स्नानागार मिला है। और यदि इस स्नानागार की हम बात करें तो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है लगभग 33 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता विश्व में पहली ऐसी सभ्यता थी जहां पर नालियों की व्यवस्था थी। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। बिल्कुल सही है, एक नगरीकृत सभ्यता थी और यहाँ पर जो व्यापार और वाणिज्य है ये काफी उन्नत अवस्था में था। तीसरा है, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों से और मरण मूर्तियों में मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और अंतिम जो कथन है वह है कि लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ के लोग थे जो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा मुख्यतः वैदिक काल में आया था, वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो असत्य कथन है वह है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए, हड़प्पा का जो प्रमुख बंदरगाह है वह है लोथल। लोथल गुजरात में है, गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले।
तो एक ही बात है, गोदीवाड़ा पूछे चाहे से बंदरगाह पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, लोथल होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो देखिए हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हमें बनवाली से, और बनवाली पड़ता है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात बनावली। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, मतलब सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए हड़प्पा के 5 बड़े स्थल हैं, जिनमें एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, और तीसरा है गनवेरी वाले, गनवेरी वाल। और ये जो 3 स्थल है ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा 2 स्थल भारत में है, पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है धोलावीरा। इन पांचों में जो सबसे बड़ा है वह राखीगढ़ी है, और दूसरे नंबर पे आता है धोलावीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए सिंधु सभ्यता की जितनी भी मोहर या मृण मूर्तियां हमें मिली हैं, तो उनमें मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो देखिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव के, क्योंकि इसके जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से, एक मोहर मिली है और उस मोहर पर एक योगी का चित्र अंकित है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो देखिए पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो से हमें लगभग प्रत्येक घर से स्नानागार, एक तो स्नानागार और दूसरा कुएं, दोनों के साक्ष्य मिले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो देखिए हड़प्पा के जितने भी नगर थे, हड़प्पा के जितने भी नगर थे ये 2 भागों में विभक्त थे। तो जो पश्चिमी भाग होता था वह ऊपर की तरफ होता था और इसे कहा जाता था नगर दुर्ग, इसे कहा जाता था नगर दुर्ग। और इसमें क्या होता था, शासक वर्ग रहते थे। और जो पूर्वी भाग था, इसलिए निचला नगर कहते थे इसे, पूर्वी भाग को निचला नगर कहते थे, और इसमें सामान्य लोग रहते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा नगर है जो 2 भागों में ना बटकर 3 भागों में बटा हुआ था, और वह था धोलावीरा। ये 3 भागों में बटा हुआ था, एक भाग इसका दुर्ग होता था, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। ये आयताकार अवस्था में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, धोलावीरा। और धोलावीरा है ये वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से दिवी शव संस्कार का प्रमाण मिला है? दिवी शव संस्कार या युगम समाधियां, युगम समाधियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो देखिए वो 2 जगह से मिले हैं। एक तो मिले हैं हमें लोथल से, लोथल में 3 युगम समाधियां मिली, और दूसरे मिला है हमें कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें एक युगम समाधि मिली है, कालीबंगा राजस्थान में है, और जो लोथल है ये गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो देखिए वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ किया गया था वह किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें कपास का सूत मिला है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कपास की जो खेती है वो वस्त्रों के लिए की जाती थी मोहनजोदड़ो में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भारत है। वैसे मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो देखिए जो यहाँ पे वृषभ मुद्रा है इसका तात्पर्य कुबड़ वाले बैल से, कुबड़ वाला बैल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जहां पर कुबड़ वाला बैल अंकित है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा वह होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो धोलावीरा के निवासी थे ये उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक बांध बनाकर जलाशय में पानी का संग्रह किया था। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी है, अर्थात धोलावीरा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो देखिए, मानव ने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा थी। अलग अलग सभ्यता में इसकी तिथि अलग अलग हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात तांबा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। यानी हाथी दांत का जो पैमाना है वह किस हड़प्पा स्थल पे मिला है? तो वह मिला है लोथल में। तो लोथल में दो चीज महत्वपूर्ण हो गई, एक तो हाथी दांत का पैमाना हो गया और दूसरा हो गया बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ पर युगम समाधियां भी मिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात लोथल में। और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पर तीन कूट दिए हुए हैं। पहला कूट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो बिल्कुल नियोजित थे और इसमें नालियों का जाल बिछा हुआ था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो बिल्कुल सही है। तीसरा कूट है, हड़प्पा के जो लोग थे वो धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासी थे वो धातुओं से परिचित थे, खास करके चांदी, सोना और तांबा। इसके अतिरिक्त इन्होंने तांबे में टिन मिलाकर एक नवीन धातु बनाई, कांसा। इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन तीन है, कूट तीन है, वो गलत है। बाकी कूट फर्स्ट और सेकंड है जो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है। अभी आपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब हम चर्चा करते हैं मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो देखिए, विशाखा दत्त की एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित काफी जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा है, नंदराज का पुत्र। इसके अतिरिक्त वृषल और कुलहीन भी कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा है? तो देखिए, सेंड्रोकोट्स यहाँ पर यूज हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। जस्टिन ने चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। और यहाँ पर जो सेंड्रोकोट शब्द है ये चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी जो सबसे पहले पहचान की थी, यह की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचान की कि जस्टिन के द्वारा जो सेंड्रोकोट शब्द है यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के साथ साथ महामंत्री और प्रधान पुरोहित भी थे, प्रधान पुरोहित भी थे। इनको इतिहास में चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? देखिए, कौटिल्य या चाणक्य किसकी एक फेमस पुस्तक है, अर्थशास्त्र। इसमें हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है। अर्थशास्त्र में हमें तात्कालीन समय की राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए, पटना के निकट एक तो है बुलंदी बाग, बुलंदी बाग, और एक है कुम्भहार। यहां से उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ पर हमें मौर्य काल के बहुत विशाल लकड़ी के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो बुलंदी बाग है यहाँ से तो हमें परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए और कुम्भहार से हमें राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है सी, अर्थात लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूकस
जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो देखिए यहाँ पर अलेक्जेंडर है वो सिकंदर को कहते हैं, और सिकंदर ने सेल्यूकस को सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर की सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों की लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में। इनके मध्य में युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने हार के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए, जिसमें एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस्टाई, ये 4 प्रांत दिए हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी दिए। साथ ही इसने अपने एक राजदूत था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया, जिसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इससे हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो देखिए डीमेकस को डाईमेकस भी कहा जाता है, डाईमेकस, और ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और इसे एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के दरबार में मेगस्थनीज के स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें अशोक का जो नाम है या तो देवनाम प्रिय मिलेगा या देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी मिलेगा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या सुंदर दिखने वाला। तो इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि जो अशोक की जो रुचि थी या आस्था थी वो हिंदू धर्म में भी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात देवनाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसकी जानकारी मिलती हमें सिंहल अनुश्रुति है, दीपवंश और महावंश से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अर्थात 2 और 3, दीपवंश और महावंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारथवाह किसे कहते हैं? तो देखिए सारथवाह मौर्य काल में कहा जाता था, व्यापारियों के जो काफिले होते थे उनको कहा जाता था, और इसकी जो जानकारी है वो मिलती है हमें अर्थशास्त्र से, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो देखिए अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, तीसरा जो शिलालेख है, इससे हमें उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की जानकारी मिलती है, जिसमें जो सबसे पहला है वह युक्त है, ये जिला अधिकारी होता था और इसका जो मुख्य काम था वह राजस्व वसूल करना होता था। दूसरा प्रादेशिक है, ये मंडल अधिकारी होता था, मंडल का प्रधान होता था। और तीसरा है राजुक, इसका मुख्य कार्य होता था भूमि की पैमाइश करना, भूमि की पैमाइश करना। तो इसमें जो 3 अधिकारियों का तो उल्लेख किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में अग्रहारिक का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात अग्रहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ का स्तंभ निर्माण किया था? तो देखिए सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। इसके ऊपर एक सिंह का प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक होता है शक्ति का, और इस प्रतिकृति को भारतीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है सांची के स्तूप को, और इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए स्तंभलेख, दूसरे हो जाएंगे शिलालेख, और तीसरे होंगे गुहालेख। तो इनके जितने भी अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, और दूसरा है मानसेहरा। ये जो दोनों अभिलेख हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखे हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज थे, जेम्स प्रिसेट, उनके द्वारा पढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो देखिए, अशोक का जो नाम है वो अधिकतर अभिलेखों में आपको देवनाम मिलेगा, देवनाम या देवनाम प्रियदर्शी मिलेगा। लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं, एक तो है मास्की का और दूसरा है गुर्जरा का अभिलेख, और ये दोनों ही लघु शिलालेख है। इन दोनों शिलालेखों में आपको अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अर्थात मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 17 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में। ये बैराट जयपुर राजस्थान में स्थित है, और इस अभिलेख से अशोक के जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात अशोक का जो मन है वो द्रवित हो गया उस हिंसा को देखकर, और उसने युद्ध को त्याग कर धम्म को ग्रहण कर लिया। और इस युद्ध की जानकारी मिलती है हमें 13वें शिलालेख से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो देखिए, मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन किया है, यह किया है मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका में। इसमें जो 7 वर्ग बताए गए हैं वो है, एक तो है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है योद्धा, पांचवा कारीगर, छठा है निरीक्षक, और जो सातवां है वह है मंत्री। इस प्रकार से इंडिका में 7 वर्गों का विभाजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अर्थात मेगस्थनीज की इंडिका में। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची 1 है, इसमें जो ए पे दिया हुआ है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को जाना जाता था सेंड्रोकोट्स के नाम से। इसका उल्लेख यूनानी लेखक जस्टिस ने भी किया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के सामने हम लिख देंगे 2। बी में दिया हुआ है बिंदुसार। तो देखिए, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और ये नंबर 3 पे दिया हुआ है, तो बिंदुसार के सामने हम 3 लिख देंगे। सी पे दिया हुआ है अशोक, और अशोक को प्रियदसी या देवनाम प्रियदसी के नाम से जाना जाता है। उसके अभिलेखों में उसे इसी नाम से कहा गया है। तो ये 1 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। डी में दिया हुआ है चाणक्य, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। तो देखिए, 2 3 1 4 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, 2 3 1 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एस्टेट, बिहार एस्टेट, हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।